Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are fine. My name is Ikra Khan and I am your lecturer. I am from LIMS Institute of Management and Sciences from Multan. This is the lecture of Functional English and English Composition, which are the many departments in LIMS Institute like BS English, BS IT, BS Maths, BS Zoology, BBA. Now we will start the part of speech with the second function, pronoun. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पार्ट ऑफ स्पीच के फर्स्ट टॉपिक यानी नाउन को, उसकी डिटेल हमने देखी थी, उसकी टाइप्स देखी थी और फिर उसकी टेबल्स एंड एक्सरसाइज को हमने डिस्कस किया था बहुत डिटेल में। तो आज हम अपने उसी पार्ट ऑफ स्पीच के सेकंड टॉपिक यानी प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। प्रोनाउन क्या है, उसकी टाइप्स कितनी हैं और टाइप्स में एग्जांपल्स के साथ हम उसको एक्सप्लेन करेंगे और फिर टेबल्स एंड एक्सरसाइज जैसे कि आपकी प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, ताकि आप लोगों के कंसेप्ट जो हैं वो 100% उसमें क्लियर हो जाएं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, जो कि आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये प्रोनाउन जो है इसकी डेफिनेशन क्या है। अ वर्ड दैट रिप्लेस अ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। कोई भी ऐसा वर्ड जो कि प्रोनाउन को यानी नाउन को रिप्लेस करे उसे हम कहते हैं प्रोनाउन, यानी जो नाउन की जगह ले, नाउन की जगह पर आ जाए, ऐसा कोई भी वर्ड जो नाउन की जगह पर आए उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आलिया इज़ माई कज़न। अब आलिया जो है यहाँ पर वो नाउन है, बट अगर हम इसको नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे शी स्टडीज़ इन 4th क्लास। अब हमने आलिया की जगह यूज़ किया यहाँ पर शी को, तो शी इज़ अ प्रोनाउन। ठीक है, हेयर शी इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ आलिया, यानी यहाँ पर जो शी है वो यूज़ हुआ है आलिया यानी जो नाउन है उसकी जगह पे, तो इसीलिए हम शी को क्या कहेंगे, प्रोनाउन। आई होप आपने प्रोनाउन की डेफिनेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि अगर हम किसी भी नाउन की जगह पर कोई और वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं तो वो होता है हमारे लिए प्रोनाउन। अब जैसे मैं कायदे आज़म का ऐसे अगर राइट कर रही हूँ तो मैं कायदे आज़म का नेम हर लाइन में, हर सेंटेंस में बार बार अगेन एंड अगेन राइट नहीं करूँगी, मैं उसको जस्ट फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट करूँगी। वहाँ पे कायदे आज़म इज़ आवर ग्रेट फाउंडर ऑफ पाकिस्तान या फिर ग्रेट लीडर, कुछ भी लाइन जो है वो अटैम्प्ट करने के बाद मैं वहाँ पर क्या करूँगी कि मैं वहाँ कायदे आज़म की जगह पर ही लिख दूँगी, हिज लिख दूँगी, तो ये आ जाएगा उनका प्रोनाउन। यानी वहाँ पर मैंने कायदे आज़म के साथ किसी और वर्ड को रिप्लेस किया तो वो होगा प्रोनाउन। अब जब हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं, जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूँ टेबल की, चेयर की, तो मैं वहाँ पर अगेन एंड अगेन टेबल और चेयर को यूज़ नहीं करूँगी, मैं वहाँ पर इट का यूज़ करूँगी। जब हम वहाँ पर इट का यूज़ करेंगे ना नाउन की जगह पे, तो वो होगा प्रोनाउन। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं हम अपनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस की तरफ, यानी कितनी टाइप्स हैं प्रोनाउंस की, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली टाइप जो हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है वो है पर्सनल प्रोनाउंस। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? अ प्रोनाउन डेट रिप्लेस अ पर्सन और थिंग इज़ कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस, यानी पर्सनल प्रोनाउंस वो होते हैं जो रिप्लेस करते हैं पर्सन और थिंग को। सिर्फ पर्सन और थिंग, यानी इसमें कोई भी शख्स या कोई भी चीज़ को जिसको हम रिप्लेस कर रहे हैं वो होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। फॉर एग्जांपल, आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, यानी ये 7 जो हैं ये पर्सनल प्रोनाउंस में ही इंक्लूड होते हैं, क्योंकि हम इनको इन्हीं प्रोनाउंस को हम यूज़ करते हैं पर्सन और थिंग को एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, अब देखें पर्सनल प्रोनाउंस में एक्ट इन नॉमिनेटिव। अच्छा, अब पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं वो एक्ट कर रहे होते हैं एज एन एक्ट नॉमिनेटिव, यानी जिसको हम नॉमिनेट कर देते हैं, स्पेसिफिक कर देते हैं, जैसे सब्जेक्टिव और केस इंडिपेंडेंटली और इन रिफ्लेक्टिव केस डिपेंडेंटली। अब जैसे केस पोजेसिव, यानी हम किसी चीज़ के साथ पोजेसन यानी पोजेशन शो करते हैं, मलकियत एक ऑनरशिप शो करते हैं, तब हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस को। यहाँ पर आपके पास जो है वो शो हो रहा होगा एक टेबल। इस टेबल में हम देख रहे हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस में जो है वो हम यूज़ करते हैं जब पर्सन्स को एज अ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ये एक टेबल है जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ कि हम किस तरह से इनको यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन जो है वो
आए आ रहा है तो हम इसी को माई में चेंज करेंगे, मी में और फिर माई सेल्फ में। वी है तो आवर में, आवर्स में भी आ सकता है, अस में और आवर सेल्फ में। यू है योर्स, यू एंड योर सेल्फ। ही को हिज में, हिम में एंड देन हिमसेल्फ में। अब आई और वी यानी जो मैं हूँ या हम, आई एंड वी हैं तो वो हमेशा फर्स्ट पर्सन में इंक्लूड होते हैं, लेकिन सेकंड पर्सन में हमेशा जो है वो यू का ही यूज़ होता है। जो यू है यानी वो हमेशा सेकंड पर्सन होता है, आई एंड वी हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है और थर्ड पर्सन में बाकी सब आ जाते हैं जिसमें ही, शी, इट एंड दे इंक्लूड होता है। अब उसको हम जब कहते हैं कि ये शी है तो शी को हम हर में कन्वर्ट करते हैं एंड देन हर एंड हर सेल्फ। इट को हम इट्स में एंड देन अगेन इट और इट सेल्फ। दे को हम यूज़ कर रहे होते हैं देयर्स में, देम में एंड देम सेल्व्स में। इस तरह से ये टेबल जो है वो कंप्लीट हो रहा है। फर्स्ट पर्सन में हमेशा आई एंड वी आता है, सेकंड पर्सन में हमेशा यू आता है, फिर आगे उसकी थर्ड जो और फर्स्ट जो भी होती हैं, और योरसेल्फ यानी ये जो आगे उसको नॉमिनेट कर रहे होते हैं सब्जेक्टिव केस, वो आगे उन्होंने डिफ़ाइन किए हुए हैं। इसी तरह से थर्ड पर्सन में मैंने आपको बताया है कि वो बाकी के सब प्रोनाउंस इंक्लूड होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्रोनाउंस नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस जो हैं वो आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। ऑल ऑफ दीज वर्ड्स विल एक्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी इनको हम यूज़ कर रहे होते हैं सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी जो भी वर्ब आ रहा होता है उसके बाद भी हम यूज़ कर रहे होते हैं माई सेल्फ, आवर सेल्फ, अस, मी, इनको, यानी वर्ब के बाद इसको यूज़ कर रहे होते हैं प्रोनाउन के ही सब्जेक्टिव केस को। ये सब्जेक्टिव केस हैं नाउन प्रोनाउन के। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं। ही शुड वर्क हार्ड, अब ही को उन्होंने अंडरलाइन किया है। ही शुड वर्क हार्ड, ही इज़ द सब्जेक्ट, यानी ही जो है वो सब्जेक्ट है ऑफ वर्क। वर्क यानी यहाँ पे क्या आ रहा है, ही शुड वर्क हार्ड। वर्क जो है वो वर्ब है और ही जो है वो इसका सब्जेक्ट है। आई हैव अ बिग चॉकलेट बार, आई जो है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, आई हैव अ बिग चॉकलेट बार, कि मेरे पास ये मौजूद है। यहाँ पे कुछ भी जो आपको बताया जा रहा है, लेकिन उससे पहले नाउन, यानी कि इस सब प्रेडिकेट का ताल्लुक जो है वो इस सब्जेक्ट से है। अब जब हम बात करते हैं अपने ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस की, यानी ऑब्जेक्टिव केस की, तो उसमें आ जाती है मी, यानी आई को हम सेकंड में जब चेंज कर देते हैं, यहाँ पे आई है, वी है, यू है, ये सारे देख लें और यहाँ पे उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म चेक कर लें आप। आई को हमने मी में कन्वर्ट कर दिया, वी को हमने अस में, यू को यू में ही रहने दिया, ही को हमने हिम में, शी को हर में और इट को इट में ही, दे को देम में। इस तरह से, यानी ये इनके ऑब्जेक्टिव केसेस हैं। सब्जेक्टिव केसेस ये हैं जो पर्सनल प्रोनाउंस भी होते हैं, और उनके ऑब्जेक्टिव केसेस यहाँ पर ये हमारे सामने हैं, जिसमें दीज वर्ड्स विल बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी ये जो हैं ये एज इट इज़ काम कर रहे होते हैं, ये ऐसा ऑब्जेक्ट जो वर्ब से रिलेट कर रहा है। प्रेपोजिशंस और इनफाइनेटिव्स जो हैं वो इनके साथ भी ये इंक्लूड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आई आंसर्ड हिम, आई तो है प्रोनाउन, अब हिम भी प्रोनाउन है, लेकिन आई जो है वो एज अ सब्जेक्टिव केस है और हिम जो है वो एज अ ऑब्जेक्टिव केस है। प्रोनाउन का ही, दोनों प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर इसको एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे होते हैं हम ऑब्जेक्टिव केस को एज अ, यानी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट ही कंसिडर कर रहे होते हैं। ठीक है, दे इग्नोर्स अस, दे इग्नोर्स अस या फिर शी इग्नोर्ड अस, कुछ भी यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अस जो है वो ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन अस अगर हम देखें ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही है, यानी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास ऑनरशिप प्रोनाउंस, यानी पोजेसिव केस। ठीक है, जिसमें आ जाता है माय, माइन, जिसमें आप मलकियत शो कर रहे होते हैं, ऑनरशिप शो कर रहे होते हैं कि ये चीज़ आपकी है और ये चीज़ उसकी है या ये चीज़ तुम्हारी है। ठीक है, तो माय, माइन, आवर, आवर्स, योर, योर्स, हिज, हर, हर्स, इट्स, देयर्स एंड देयर्स। These words show ownership, answering the questions whose, कि किसकी है, इसके आंसर्स में ये चीज़ें हम आंसर्स में बताते हैं कि माइन या माय, आवर्स, आवर्स, योर्स, कुछ भी जिसमें हम क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुज़। ठीक है, हुज़ बुक इज़ दिस, ये किताब किसकी है, तो दिस आप क्या बताएंगे, योर्स या माइन या हर, कुछ भी इस तरह से आंसर, यानी ऑनरशिप एक होता है। आगे है हमारे पास
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी मिरर प्रोनाउंस को भी कहते हैं और सेल्फ प्रोनाउंस को भी कहते हैं। मिरर प्रोनाउंस जिसमें आपको अपना आप ही नज़र आ रहा है, यानी माई सेल्फ, इस तरह के वर्ड्स जो आप यूज़ कर रहे होते हैं ना, वो होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। सेल्फ इसमें यूज़ होता है मस्ट, जैसे हिज सेल्फ, इट सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हिज सेल्फ, हर सेल्फ, इस तरह से आप इसमें यूज़ कर रहे होते हैं सेल्फ को। आ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट, यानी वो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो हमेशा शो कर रहे होते हैं या बता रहे होते हैं आपके सब्जेक्ट को ही, यानी दोबारा बैक वही वापस बता रहे होते हैं। आई है तो माई सेल्फ, ही है तो हिम सेल्फ, यू है तो योर सेल्फ, यानी अगेन उसी की चीज़ को वो बैक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही बता रहे होते हैं। इट शोज़ द एडिशन ऑफ सेल्फ, यानी ये सेल्फ और सेल्व्स ज़्यादा हैं तो हम वहाँ पे दे सेल्फ नहीं दे सेल्व्स यूज़ करेंगे, देम सेल्व्स यूज़ करेंगे, देयर सेल्व्स यूज़ करेंगे, देयर सेल्फ नहीं आएगा। ठीक है, प्लूरल के साथ हम सेल्व्स यूज़ करेंगे, सिंगुलर के साथ हम सेल्फ यूज़ करेंगे। टू पोजेसिव प्रोनाउंस, फॉर एग्जांपल, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ। ठीक है, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, उसने अपना जो है वो अपने आप को मुतारिफ़ कराया। आई हर्ट हिमसेल्फ, मैंने अपने आप को तकलीफ़ दी या तकलीफ़ पहुँचाई। अब ये हो गए हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। आई होप आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को भी अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, और पोजेसिव यानी ऑनरशिप प्रोनाउंस को पोजेसिव प्रोनाउंस भी कहते हैं इनको भी। ठीक है, फिर उसके बाद उससे पहले मैंने आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस और जो है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस बताए थे। ठीक है, उसके बाद हैं हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउंस। एम्फेटिक की एम्फसाइज, इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को जो है वो स्ट्रेस के साथ या फिर प्रेशराइज करके जो है वो ज़ोर देकर किसी चीज़ पर बात की जाए, उसको बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस। ठीक है, अब क्या है एम्फेटिक प्रोनाउंस? शोज़ एन एम्फसाइज, यानी ये किसी भी स्ट्रेस को जो है वो शो कर रहा होता है ऑन अ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट पर कोई भी प्रेशर या ज़ोर देकर या ताकीद करके बात की जाती है तो उसको बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। इट हैज़ द सेम फॉर्म एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फॉर एग्जांपल माई सेल्फ, हिमसेल्फ एक्सेट्रा, बट इट्स फंक्शन इज टू पुट स्ट्रेस ऑन द सब्जेक्ट। इसका यानी होता तो ये रिफ्लेक्सिव ही है क्योंकि इसमें भी सेल्फ यूज़ हो रही होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें स्ट्रेस होता है सब्जेक्ट पर। For example, here the emphatic means without help. I myself built this house. I myself, अब I built this house भी कह सकते थे, लेकिन I myself यानी मैंने खुद से जो है वो इस घर को तामीर किया, इसमें जो है वो स्ट्रेस है, यानी I myself। ठीक है, द टीचर हर सेल्फ, यानी इसमें ये होगा कि सब्जेक्ट भी दे दिया जाएगा और फिर उसी को आगे सेल्फ के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन भी कर दिया जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट के बाद जो एक ऑब्जेक्ट होगा उसमें सेल्फ यूज़ हो रहा होगा और वो आपके बैक सब्जेक्ट की तरफ आपको इशारा दे रहा होगा, इंडिकेट कर रहा होगा। अब है रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन यानी किसी चीज़ के साथ किसी भी क्लॉजेज या सेंटेंस के साथ रिलेट कर रहा है ये प्रोनाउन। Relative pronouns link the clauses in the sentence. For example, who, which, what, that. ठीक है, इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो शो हो रहे होते हैं, who, which, what, that। यानी अब रिलेटिव यानी इसमें आपको रिलेशन का पता चलता है। who यानी कौन, which यानी कितने या कैसे, अच्छा हाउ भी आ सकता है, वट, और वट यानी क्या, डैट यानी ये। आई मेट द बॉय हु हैड मेड अ रिकॉर्ड, आई मेट द बॉय। अब हु यानी इसमें रिलेशन बता रहे हैं, आगे रिलेटिव प्रोनाउन है यानी उसी से रिलेट करके वो आगे एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। आई मेट द बॉय, मैं एक लड़के से मिला। हु यानी जो के, हैड मेड अ रिकॉर्ड जो कि जिसने सारा रिकॉर्ड बनाया। अब हु यानी यहाँ पे वो शो कर रहा है रिलेट, यानी ये वाला जो आपका सेंटेंस है ये इससे रिलेट कर रहा है, तो ये है आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन।
रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ रिलेट करवाता है, जबकि मीट में आपके पास रिलेटिव प्रोनाउंस की वो जो वर्ड होते हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं वेयर डिड यू बाय द ड्रेस, वेयर डिड यू बाय द ड्रेस दैट यू वॉर लास्ट वीक। अब देखें, वेयर डिड यू बाय द ड्रेस, आपने वो ड्रेस कहाँ से ख़रीदा था, डैट जो कि यू वॉर लास्ट वीक जो आपने पिछले हफ्ते पहना हुआ था। ठीक है, अब फिर यहाँ देखिए डैट जो कि, यानी इसमें मीनिंग सारे होंगे ही होंगे कि जो रिलेट कर रहे हैं आपके। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका वो पेन बहुत प्यारा था जो आप यूज़ कर रहे थे, जो आप, यानी आई लाइक योर पेन डैट यू विल या डैट यू यूज्ड। ठीक है, या मैं आपको ये कहूँ कि आपने वो टेस्ट बहुत अच्छा याद किया हुआ था जिसके नंबर मैंने आपको फुल दिए थे। ठीक है, यानी जिसके नंबर। अब मैं आगे उसको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ कि ये वही चीज़ है जो आपने किया हुआ है काम, या जो आप कर चुके हैं, या जो भी आपने, यानी मैं एक आपको चीज़ बता रही हूँ, फिर मैं आगे ये भी मेंशन कर रही हूँ कि यानी जो चीज़ उससे लिंक कर रही है, उससे से रिलेट कर रही है। ठीक है, अच्छा, जैसे अगर एक और एग्जांपल दूँ, क्या आपका वो टॉय या फिर वो बस जो है वो ख़राब हो गई है जो आपने उस फैक्ट्री या उस कंपनी से परचेज़ की थी। ठीक है, या मैं ये कहूँ कि कंपनी से परचेज़ की हुई गाड़ी जो आपने ली थी क्या वो ख़राब हो गई है। ठीक है, यानी इस तरह से, यानी जिसका मैं एक सेंटेंस का लिंक दूसरे सेंटेंस से हो और उसको कोई एक वर्ड जो एक स्पेसिफिक वर्ड है, जैसे यहाँ पर डैट है, तो वो उस वर्ड को आपस में रिलेशन कोई बता रहा है, रिलेट करवा रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 6 जो डेफिनेशन आ रही है वो है 6 टाइप है हमारे पास इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन होते हैं, यानी क्वेश्चंस प्रोनाउंस आ जाएंगे। अच्छा, इसको देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव मीन्स सवालिया। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। दीज इंक्लूड हु, व्हेन, व्हाट, विच, इस तरह के, हाउ मैनी, इस तरह के सारे जिसमें क्वेश्चन है। और इस इवन के इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वो भी हो सकते हैं जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हु एट माई पिज़्ज़ा, मेरा पिज़्ज़ा जो है वो किसने खाया। विच वेदर डू यू लाइक मोस्ट, आपको कौन सा मौसम सबसे ज़्यादा पसंद है। ये होते हैं हमारे पास हु, विच, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव। ठीक है, ये सब क्या होंगे, ये होंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, यानी पॉइंटिंग प्रोनाउंस, जिसमें हम पॉइंट आउट कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ को। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो विच थिंग्स यू आर टॉकिंग अबाउट, कि वो आप कौन सी चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं, यानी आप उसको पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। दे शो द नियरनेस, यानी जो आपके करीब है, या फॉरनेस, या फिर आपसे दूर है। इसमें क्या आ जाता है, दिस और डैट। दिस यानी ये, डैट यानी वो। अब इसी को जब हम प्लूरल फॉर्म में करेंगे तो दिस का जो प्लूरल है वो है दीज, डैट का है दोज। ठीक है, टेक केयर ऑफ दिस, डू यू लाइक दोज, या आई लाइक दिस मैंगो। ठीक है, मुझे ये वाला आम पसंद है। अब मैं कहूँ, अगर जिस तरह आप लोगों के पास जो है वो 2 चेयर्स हैं आपके पास, एक जो है वो थोड़ी करीब पड़ी हुई है, एक जो है वो काफ़ी दूर है, यानी नियर एंड फॉर का कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको बता रही हूँ कि वो क्या है। आप दिस कब यूज़ करेंगे, जब आप कहेंगे कि ये, यानी आई लाइक दिस चेयर। जब आप कहेंगे डैट, ये वो वाली चेयर जो दूर है, यानी आई लाइक डैट चेयर। ठीक है, तो इस तरह से ये कंसेप्ट आएगा। ये होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसमें आप पॉइंट आउट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इंडेफिनेट प्रोनाउंस। इंडेफिनेट प्रोनाउंस डू नॉट स्टैंड इन फॉर स्पेसिफिक नाउन, यानी ये किसी मखसूस के लिए जो है वो स्टैंड नहीं करते। सो दे आर अनक्लियर एंड वेज। समवन शुड डू दिस, हेयर समवन, यानी इसमें क्या आ जाता है कि कॉमनली हम सब के बारे में बात कर रहे होते हैं, कोई एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं होती। समवन जो है वो आ जाएगा। समवन डज नॉट स्पेसिफाई एन नाउन, यानी अब समवन अब किसी एक को स्पेसिफिक नहीं कर रहा है। समवन यानी कोई भी, एनीबडी।
ठीक है। अब देखिए इसकी एग्जांपल्स भी यहाँ दी हुई हैं। एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एनीवन, एवरीवन, नो वन, नन, समवन, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, एक्सेट्रा। यानी इस तरह के जितने वर्ड्स होंगे वो आएंगे हमारे इंडेफिनेट में, जिसमें किसी एक को जो है वो पर्टिकुलर नहीं किया जाता है, किसी एक को स्पेसिफिक नॉमिनेट नहीं किया जाता, ओवरऑल बात की जा रही होती है। ठीक है, ये होता है हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब हम देख लेते हैं इसकी एक्सरसाइज। माई पेरेंट्स आर टेकिंग अस आउट फॉर डिनर। यहाँ पे आंसर्स मेंशन किए हुए हैं, आपने इन आंसर्स के थ्रू इनको फिल कर लेना है और एक बार ख़ुद से भी देखना है कि इन एक्सरसाइज को हम किस तरह से सॉर्ट आउट कर रहे हैं। आई होप आपने इस पूरे लेक्चर को जो है वो अंडरस्टैंड अच्छे से कर लिया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट यानी थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच के, जो कि वर्ब है। ठीक है, और आपने प्रोनाउन के जो है वो इसी तरह से पढ़ने के बाद इसको भी डिस्कशन जो है वो इसकी करनी है, इसके कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर लेनी है, क्योंकि इसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग बहुत डिटेल के साथ बताई गई है कि आपके कंसेप्चुअल जो है वो सारी थिंग्स जो हैं वो इसमें क्लियर होनी चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।